वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं, खास करके सीनियर सेकेंडरी लेवल की, उनके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी हुआ है। बम्पर भर्ती लिपिक ग्रेड सेकेंड यानी कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। कौन कौन से पद होंगे यानी किस किस डिपार्टमेंट में होंगे, इसके अलावा पात्रता की शर्तें क्या रहेगी, कौन आवेदन कर सकता है, शैक्षिक योग्यता के अलावा परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, और भी अन्य जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी ओटीआर के संबंध वगैरह में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी जानकारी दूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो विज्ञापन जारी हुआ है, और इसमें अलग अलग विभागों के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड की कुछ पोस्टें हैं। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए लिपिक ग्रेड सेकंड की 6 पोस्टें हैं जो नॉन टीएसपी में है। इसके अलावा राजस्थान प्रशासनिक सुधार राज्य के विभिन्न प्रशासनिक विभाग यानी विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और विभागों के लिए 8,827 पोस्टें हैं, और जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी में और 779 यानी 7979 है वो टीएसपी क्षेत्र में है। कुल मिलाकर के 9,806 पोस्टें हैं। इस तरीके से कृषि विपणन निदेशालय उनके लिए 600 पोस्टें हैं। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में 98 पोस्ट हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कनिष्ठ सहायक की 50 पोस्टें हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में भी लिपिक ग्रेड सेकंड की 84 पोस्टें। इस तरीके से कुल 10,644 यानी बम्पर भर्ती है, 10,000 से ऊपर पोस्टें हैं। अब इसके लिए जो भी विशेष नोट है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 2024 की पात्रता परीक्षा जो बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर के विद्यार्थियों के स्कोर कोड जो इसका जारी किया गया था, स्कोर कार्ड जो 17/2/2025 को, उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। यानी वही विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो पात्र होंगे जो सेट है वो उत्तीर्ण कर चुके हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान राज्य कृषि बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह, राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यालयों में जो भी एलडीसी ग्रेड सेकेंड यानी कनिष्ठ सहायक की जो भर्ती होगी उस पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त विभाग को आवंटन है वो वरीयता है वो सह प्राथमिकता यानी मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर किया जाएगा। यानी आपके कितने मार्क्स आते हैं उसके अनुसार आपको विभाग मिलेगा, और इसके लिए जब भी फॉर्म भरे जाएंगे या जो भी जो नियुक्ति वगैरह होगी उसमें प्राथमिकता है वो भरवाई जाएगी। तो इसलिए जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें भी प्राथमिकता पद है वो जरूर भरें। आपका मेरिट में कितना नंबर आता है उसी के अनुसार आपकी जो प्रायोरिटी होगी उसी के अनुसार आपको डिपार्टमेंट का आवंटन किया जाएगा। तो ये तो कुछ वो भी बात है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो पढ़ने से पहले आप ये पूरा विज्ञापन जरूर पढ़ लें, और ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आप ई-मित्र पर जाकर के भर सकते हैं, जन सुविधा केंद्र पर जाकर भर सकते हैं, खुद अपने घर बैठे इसको भर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या शर्तें रहेगी या कौन कौन सा प्रोसेस रहेगा, तो इसके लिए आपको SSO rajasthan.gov.in इस पर आपको लॉगिन करना है। और SSO में सिटीजन ऐप्स में G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल मिलेगा। वहाँ जाकर के सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले एग्जाम इस तरह का दे चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो आपको दोबारा OTR करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप पहली बार फॉर्म भरे तो आपको OTR करना पड़ेगा, और OTR में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें या बहुत व्यवस्थित रूप से आपको करना है ताकि आपका कहीं कोई गलती नहीं हो। और OTR कैसे करेंगे इसके संबंध में मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो OTR बहुत सावधानी से करें, और OTR में जो भी आपकी प्रक्रिया रहेगी वो SSO ID के माध्यम से ही होगी। तो अगर मान लो पहले आपको SSO ID बनानी है, SSO ID में जाकर के आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर के सबसे पहला काम करना है आपको OTR, और OTR आवेदन क्रमांक और SSO ID को सिस्टम द्वारा CET यानी जो आप पहले उत्तीर्ण कर चुके हैं 2024 में जो हुई थी सीनियर सेकेंडरी 2024, इसके डाटा को वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद ही आपका आवेदन खुलेगा। यानी आप OTR करेंगे उसके बाद में आपका सेट है और CET समान पात्र परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का वो क्लियर होना चाहिए, और उसका डाटा है ऑटोमेटिकली जो भी बोर्ड की साइट से फैच होगा। फैच होने के बाद ही आपका आवेदन खुलेगा, यानी आप आवेदन कर पाएंगे। तो OTR में बहुत सावधानी रखें, जिसमें जो जो जानकारी दी गई है वो आप जरूर ध्यान रखें। इसमें और भी आगे मैं बता दूंगा। और अगर एक बार आप OTR कर चुके हैं तो आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ही आपको OTR का जो शुल्क है वो लगेगा, और वही परीक्षा का शुल्क मानो या कुछ भी मानो वन टाइम है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें
एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि कई जो अभ्यर्थी वो गलती कर लेते हैं कि ई मित्र पे जाकर के किसी भी एसओसो आईडी से आवेदन कर लेते हैं। तो आवेदन अपने खुद की एसओसो आईडी से ही करें, और अगर आपकी एसओसो आईडी नहीं बनी हुई है तो हाथों हाथ पहले एसओसो आईडी बना लें। मैंने कई वीडियो बना रखे हैं एसओसो आईडी कैसे बनाएंगे, और दूसरी एसओसो आईडी से भरा हुआ फॉर्म मान्य नहीं होगा, तो खुद की एसओसो आईडी और खुद के मोबाइल नंबर ही जरूर रखें। इसके अलावा एसओसो आईडी में अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी है वो, और जो फॉर्म भर रहे हैं वो सेम रखें, ताकि कोई भी नई अपडेट हो, आपके प्रवेश पत्र की संबंधित सूचना और कोई सूचना हो आपको मिल जाए। कई स्टूडेंट या अभ्यर्थी यहाँ गलती करते हैं कि ई मित्र वाले के मोबाइल नंबर या किसी ऐसे नंबर को दे देते हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं होते या इनकमिंग वगैरह की सुविधा नहीं होती है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो जो चालू हालत में हो, जिस पे इनकमिंग सुविधा वगैरह हो वो, और अपनी ईमेल आईडी जिसको आप बार बार चेक करते रहें, ये दर्ज जरूर करें, ये विशेष ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको आवेदन क्रमांक जरूर मिलेगा। अगर वो एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। तो जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आप एप्लीकेशन आईडी जरूर नोट कर लें, उसका प्रिंट ले लें, पीडीएफ ग्रुप में सेव कर लें। अब मान लो इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे, तो हेल्प डेस्क नंबर है और ईमेल भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। और अब बात करेंगे ओटीआर की, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार पंजीयन शुल्क है। तो ओटीआर है, आप निर्धारित ई मित्र पर जाकर के, जन सुविधा केंद्र पर जाकर या खुद भी कर सकते हैं। तो सामान्य श्रेणी के जो भी कैंडिडेट है या क्रीमी लेयर के जो ओबीसी के हैं उनके लिए 600 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति जनजाति एसटी एससी, इन सभी के लिए 400 रुपये। और समस्त दिव्यांगजन चाहे कोई भी कैटेगरी हो, अगर वो दिव्यांग है तो 400 रुपये। ये एक बार ही शुल्क है, और एक बार आप पहले इसको जमा कर चुके हैं, ओटीआर कर चुके हैं, तो आपको दोबारा ये शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ओटीआर में जाकर के अपना जो भी सेट क्लियर है उसका डाटा है वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, कहीं अन्य राज्य के हैं, तो आपको सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा, अन्य कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं मानी जाएगी। और एक बार अगर आप ओटीआर कर चुके हैं तो दोबारा आपको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कई अभ्यर्थी जल्दबाजी में या जोश जोश में फॉर्म भर देते हैं लेकिन बाद में एग्जाम देने नहीं जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य भर्ती एजेंसी के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है, यानी आपने आवेदन तो कर लिया लेकिन आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कई बार सेंटर दूर होता है और भी कुछ है, तो अगर 2 बार से ज़्यादा अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी जो ओटीआर की सुविधा है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप दोबारा जब भी ओटीआर करेंगे तो आपको पेनल्टी शुल्क के रूप में 750 रुपये देकर ही आप पुनः अपना ओटीआर है वो शुरू कर सकेंगे। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, सीरियसली हैं, आप परीक्षा देना चाहते हैं तो ही फॉर्म भरें, अन्यथा अगर आप मान लो आप 2 बार फॉर्म भरा और 2 बार आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका जो ओटीआर का जो शुल्क पहले जमा किया हुआ था वो खारिज हो जाएगा और आपको वापस नए सिरे से ओटीआर करना पड़ेगा। उसका पेनल्टी शुल्क आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित हो जाता है, पहली बात तो अगर 2 में होता है तो आपका ओटीआर है वो कैंसिल हो जाएगा, और अगर मान लो और 2 भर्ती परीक्षा में अनुपस्थित होता है, यानी फॉर्म भरा और एग्जाम नहीं दिया, तो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को पुनः ब्लॉक कर दिया जाएगा और वापस सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब आप इसकी पेनल्टी शुल्क है डबल यानी 1500 रुपये चुका देंगे। तो ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो गंभीर जारी है तो फॉर्म भरें, और फॉर्म अगर आप लगता है कि आपको एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे तो आप फॉर्म नहीं भरें, क्योंकि आपका ओटीआर किया हुआ वो वेस्ट चला जाएगा। और मान लो 4 बार या 2 बार से ज़्यादा अगर आप और 2 बार अगर एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको फिर 1500 रुपये देने पड़ेंगे ओटीआर के लिए। अब जो लिपिक ग्रेड सेकंड के जो भी इसके भर्ती की जो भी कैटेगरी वाइज आरक्षण है या वर्गवार जो सीटें हैं, जैसे आरपीएससी में कुल 6 पद है, सामान्य का 1 पद है, विधवा का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है, अनुसूचित जनजाति का 1, सामान्य का 1, महिला का पद है, ओबीसी का 1 पद है। इस तरीके से ये कुछ डिवाइडेशन है। सभी डिपार्टमेंट्स या सभी जहाँ भी अधीनस्थ कार्यालयों में है, इसके अलावा जितना भी है सारे डिवाइडेशन दिया हुआ है। तो ये पूरी पीडीएफ आप देख लें। मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताऊंगा, खास करके जो फॉर्म के संबंध में। तो ये वर्गीकरण आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आपका मेरिट के अनुसार है वो आपको चॉइस मिलेगी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ और विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को जो भी कैटेगरी उसको सरकार के नियमानुसार है वो आरक्षण दिया जाएगा। जितना भी आरक्षण राज्य सरकार द्वारा जो होता है वो दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो उनको सामान्य
प्रक्रिया से भरा जाएगा, यानी जनरल सीटों से भरा जाएगा। इसके अलावा जो भी महिला वगैरह है उनके लिए जो भी 30% आरक्षित जो पद है वो उसमें उसी में से 8% विधवाओं के लिए, 2% परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो आरक्षण के मामले में जो भी राज्य सरकार के नियम है वो होंगे। अब बात करेंगे सर्टिफिकेट की। या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीटें रिजर्व है। इसके अलावा जो भी अन्य रिजर्व श्रेणी है उनके भी सीटें रिजर्व है। 12 जिले की शहरी आदिम जनजाति के लिए भी जो भी आरक्षण का लाभ है वो दे होगा। भूतपूर्व सैनिकों को वगैरह जो भी कैटेगरीज है वो सारे नियमानुसार होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी जो भी आरक्षण है, लेकिन उसके लिए जो भी शर्तें होगी कि किस किस संस्था का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, किसका नहीं होगा, तो ये जरूर आप अपने, अगर आपकी विशेष कैटेगरी है तो आपके काम का है। दिव्यांगजनों को भी नियमानुसार जो भी है वो आरक्षण दिया होगा, जिसमें जैसे ब्लाइंड लो विजन को 1% है, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी सुनने में अक्षम है उनके लिए 1% है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 1% है, और ऑटिज्म या और भी अन्य तरह की कोई है उनके लिए 1% आरक्षण है। अब जो भी आप ओटीआर वगैरह या जो भी फॉर्म भरे उसमें अपना दिव्यांगजन अगर है तो अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करें। जो भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं कैटेगरी जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, वेतनमान की बात करें तो लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कनिष्ठ सहायक का जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। तो राज्य सरकार द्वारा जो भी लेवल 5 का है वो मिल दिया जाएगा, और जो भी आपका प्रोबेशनर समय होगा 2 साल का उसमें फिक्स मानदेय दिया जाएगा। उसके बाद आपका 2 साल के बाद में जब स्थायीकरण हो जाएगा तब आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे पात्रता की, शैक्षणिक योग्यता की, कौन आवेदन कर सकता है। तो पहली कंडीशन तो है कि आपके सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यानी आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण हो या 12वीं के समकक्ष राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड या और कोई भी हो। और इसके अलावा ये तो पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि आपके पास में ओ लेवल का या हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स जो है कंप्यूटर से संबंधित वो होना चाहिए, या अगर मान लो ये नहीं है तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर जो भी है नई दिल्ली वाला वो होना चाहिए, या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रोग्राम वो होना चाहिए। और कुछ नहीं है तो सबसे सरल तरीका है या सबसे आसान जो है वो है कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन, जो मैंने आपको अभी बताया था इसका RSCAT का, तो RSCAT का आपके पास में होना जरूरी है। तो RSCAT का कोर्स आपके पास में होना जरूरी है। मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT कंडक्टेड बाय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो होता है RSCAT का, वो अगर है और 12वीं उत्तीर्ण है तो आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा राजस्थानी देवनागरी लिपि, हिंदी और कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का जो भी ज्ञान है वो होना चाहिए। अब जो भी मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित और साक्षात्कार वगैरह होगा तो वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, इसमें जो भी होगा। अब इसमें जो परीक्षा होगी वो 2 फेज में होगी। पहले फेज में आपके परीक्षा होगी, दूसरे फेज में आपके टंकण परीक्षा होगी, नहीं टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसके लिए जो भी नॉर्म्स है उसको आपको पूरे करने पड़ेंगे। अन्य योग्यता में जैसे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति के समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चरित्र अच्छा हो तो आपको जो भी 6 महीने से कम का जो भी 2 उत्तरदायी व्यक्तियों से चरित्र प्रमाण पत्र आपको पेश करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा काम है वो आपको जब आपका चयन हो जाएगा उसके बाद की बात है। इसके अलावा राष्ट्रीयता में भारतीय नागरिक वगैरह हो, नेपाल के प्रजाजन वगैरह वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2027 को कम से कम 18 साल की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 साल से अधिक नहीं हुआ हो। और इसके अलावा 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में अगर भर्ती सीधी भर्ती अगर नहीं हुई है तो उस जितने साल का गैप होगा उसके अनुसार आपको आयु में छूट मिलेगी। लेकिन ये छूट है वो 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। तो आप जैसे मान लो विज्ञप्ति से पहले की जो भी विज्ञप्ति हो इसमें अगर गैप है तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो इस भर्ती में जैसे 2024 में 1/1/2025 के अनुसार की गई थी जो इसके पूर्व की भर्ती, तो अधिकतम 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई, यानी 40 की जगह 41 होते हैं तो भी चलेगा। इसके अलावा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विभागीय नियमानुसार विगत 3 वर्षों में भर्ती नहीं होने के कारण इन विभागों हेतु 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तो अगर मान लो कोई 40 साल से अगर अधिक का है तो इन 2 जो भी कैटेगरीज है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए उनमें आवेदन करें तो वो 3 साल तक उनकी एक्स्ट्रा यानी 43 साल तक दे सकेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी है 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को जो राजस्थान की मूल निवासी है उनको अधिकतम 10 साल की यानी वो 50 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकती है। इसके अलावा और भी जो भी नियमानुसार एनसीसी कैडेट वगैरह है राजस्थान सेवा में अगर पहले से लगे हुए हैं उनको भी छूट मिलेगी। और विशेष बात है कि विधवाओं और
विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। यानी अगर कोई विधवा है या तलाकशुदा परित्यक्ता महिला है तो उनके लिए अपर लिमिट कोई नहीं है, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से कम हो, यानी 60 साल से कम हो तो वो भर सकती है। इसके अलावा इनको विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और विवाह विच्छिन्न मामले में जो भी कोर्ट का डिग्री वगैरह है वो आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा पेंशन की बात करें तो जो राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन लागू की गई है, ओल्ड पेंशन है, वो दे होगी। विवाह पंजीयन, अगर आप विवाहित हैं तो आपका विवाह पंजीयन आवश्यक है, उसका सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ेगा, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अब पंजीयन शुल्क ऑनलाइन करने की जो तारीख है वो आप जरूर ध्यान रखें। आवेदन 15/1/2026 यानी 15 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 13 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि तक भरे जाएंगे। उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट तारीख में साइट पर लोड ज़्यादा होता है और फॉर्म भरने में समस्या होती है। तो आप कोशिश करें यथासंभव अपना आवेदन है वो कर लें। अब परीक्षा है, उसके लिए भर्ती जो परीक्षा होगी 5 जुलाई और 6 जुलाई ऑफलाइन एंड OMR शीट के द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से होगी, और उसके बाद दूसरे चरण में आपकी दूसरी परीक्षा होगी जो टाइपिंग होगा। प्रवेश पत्र है बोर्ड की जो भी साइट है उस पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप SOS लॉगिन में जाकर के भी अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर पाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो अगर आप पहले से किसी भी नौकरी में या किसी भी सरकारी उपक्रम में लगे हुए हैं तो आपके अपने जो भी नियुक्त अधिकारी है उनसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, आप अपनी एप्लीकेशन वहाँ जमा करा दें। अब कौन अयोग्य कौन होगा, तो कोई भी पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी है तो वो अयोग्य होगा। महिला जिसमें उस पुरुष से विवाह किया जिसकी पहले से पत्नी है तो वो भी पात्र नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा और भी जो संतान संबंधी जो भी शर्तें वगैरह है, 2 से अधिक संतान वगैरह का नियम है वो सभी लागू होगा। अब आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन है वो आप जिस श्रेणी में है उसी श्रेणी में करें और उसका सर्टिफिकेट जरूर अपने पास रखें, और जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं उस दिन आपके पास में संबंधित श्रेणी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी समस्या आएगी और आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं OTR के बारे में। तो OTR बहुत महत्वपूर्ण है और OTR में आपको लाइव फोटो है वो कैप्चर किया जाएगा। तो OTR कैसे करेंगे, मैंने पिछले कई वीडियो में विस्तार से लाइव से बना रखा है। तो OTR में आपके 5 सेकंड के लिए टाइमर होगा जिसमें आपको पलक झपकानी होगी, और आपका फोटो अगर मान लो बंद आँख से हो जाता है, कैप्चर हो जाता है, तो आपको पुनः यानी आपका फोटो और आंखें वगैरह सब कुछ सही तरीके से दिखनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी फोटो वगैरह है वो साफ होना चाहिए। अन्य जो भी चीज़ें OTR में वो आप जरूर ध्यान रखें। तो OTR बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैंने विशेष रूप से कहा है। अब मान लो आप आवेदन कर लिया, उसमें कुछ कैटेगरी वगैरह में कहीं कोई करेक्शन है तो वो आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है उसके बाद में टाइम दिया जाएगा। तो OTR में भी अगर आपके कुछ करेक्शन करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्म में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जेंडर और जन्म तिथि और स्वयं का फोटोग्राफ और हस्तलिखित लिपि का नमूना है, उसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। अन्य कोई भी जानकारी होगी जो आप खास करके आपकी कैटेगरी वगैरह है उसमें आप अपडेट कर सकते हैं परीक्षा जो भी आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में। लेकिन जो भी करेक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। अब बात करेंगे कि जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा हो गया। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन प्रत्यारित करने की, अगर मान लो आप योग्यता अगर नहीं पूरी कर पाते हैं तो आप अपना फॉर्म है वापस विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष दिव्यांगजन है उनको भी नियमानुसार जो भी छूट वगैरह दी जाती है वो है। प्रमाण पत्र की बात करें तो आपके पास में जिस कैटेगरी में आप आवेदन करें उसका प्रमाण पत्र जरूर हो, और आपका जाति प्रमाण पत्र है वगैरह है वो भी आपके पास होना जरूरी है। अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता की बात करें तो ST SC का जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है वो जीवन पर्यंत होता है, लेकिन OBC का प्रमाण पत्र है वो एक बार जारी किया जाता है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर होने का यानी नॉन क्रीमी में होने का जो आपके शपथ पत्र या जो भी है वो सर्टिफिकेट वो 3 वर्ष में एक बार जरूर आपको अपडेट करवाना है। तो नॉन क्रीमी वाला 3 साल से ज़्यादा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना जरूरी है। और भी बात करें EWS के लिए तो EWS का जो भी प्रमाण पत्र होता है वो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है और वो 1 साल के लिए मान्य होता है। लेकिन अगर आगामी सालों में भी आप उस कैटेगरी में आते हैं यानी आय सीमा में आते हैं तो आप उसको 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं शपथ पत्र के आधार पर, और अधिकतम जो EWS का सर्टिफिकेट है वो 3 वर्ष तक आपके मान्य हो सकता है। इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के समय
शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता वगैरह, आयु से संबंधित डॉक्यूमेंट है, वैवाहिक स्थिति का सर्टिफिकेट है, पृथकता, विधवा वगैरह जो भी कैटेगरी है उसका पत्र, या जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी वगैरह का, तो वो सारे मूल दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तो आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास में है उसी कैटेगरी का आप चयन करें। तो ये सारी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। गलत सूचना अगर आप देते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी और 10 लाख तक आपका जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं परीक्षा की स्कीम की। तो इसमें परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। पहला फेज है, उसमें आपके 2 पेपर होंगे। सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित का 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का होगा, वो भी 3 घंटे का होगा और उसमें भी 100 अंक होंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा उसमें निःशक्त व्यक्ति है उनके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी में है, दूसरे जो भी कैंडिडेट निःशक्त के अलावा, उनके लिए कंप्यूटर पे हिंदी में टंकण यानी टाइपिंग होगा, जिसमें गति परीक्षण 10 मिनट का होगा, 25 अंक होगा, और दक्षता परीक्षण भी 10 मिनट का होगा, 25 अंक होगा। उसी तरीके से कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में गति परीक्षण 10 मिनट का होगा, 25 अंक होगा, और दक्षता परीक्षण है वो 10 मिनट का होगा, 25 अंक होगा। निःशक्त जो व्यक्ति है उनके लिए फेज फर्स्ट में जो भी मार्क्स आएंगे, उस पहले वाले जो एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर सेकेंड फेज के मार्क्स है औसत रूप से दिए जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। निःशक्त जन व्यक्ति है जो नियमानुसार हो, जिसके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह हो, वो माना जाएगा। सिलेबस की बात करें तो जो फर्स्ट पेपर होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित है, तो उसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स सारे, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन वगैरह, खास करके 9वीं 10वीं तक का जो भी सिलेबस है या 12वीं तक का अधिक मान लें, जिसमें भारत की स्थितियाँ, वन्य प्राणी, राजस्थान की भौगोलिक दशाएं वगैरह ये है, राजस्थान में कृषि वगैरह है। इसके अलावा राजस्थान का संस्कृति इतिहास वगैरह है, जिसमें संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन है, लोक भाषाएं हैं, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत है, लोक देवता वगैरह, ये सारे राजस्थान का औद्योगिक विकास से संबंधित। दैनिक विज्ञान में जो भी है कार्बन वगैरह, धातु अधातु वगैरह, रासायनिक भौतिक परिवर्तन वगैरह, तो ये सब लगभग 10वीं तक का जो सिलेबस है विज्ञान का, प्रकाश का परावर्तन वगैरह, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, अंतरिक्ष वगैरह, पर्यावरण वगैरह, ये सारे 10वीं तक की आपकी पाठ्यपुस्तक में सारा कुछ मिल जाएगा। गणित की बात करें तो गणित में भी वैदिक विधि से जो भी घनमूल वगैरह है, गुणनफंड है, अनुपात, समानुपात है, इसके अलावा ज्यामिति वगैरह है, कोण, न्यून कोण, त्रिकोणमिति, तो ये भी 9वीं और 10वीं तक की जो भी गणित है उसके सारा सिलेबस है। तो इस तरीके से पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 घंटे का समय होगा और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी ध्यान रखें। दूसरा जो पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी का होगा, 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का होगा। हिंदी में भी आपके संधि विच्छेद वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह जो सामान्य हिंदी का होता है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, ये सारा होगा। इंग्लिश में आपके टेंस है, वॉइस, एक्टिव पैसिव है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स वगैरह है, प्रीपोजिशन वगैरह है, ट्रांसलेशन वगैरह है, ये सारे ऑफिशियल टर्म्स वगैरह है, ये सारे मिला करके आपका पेपर होगा। इसके अलावा एंटोनिम और सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स वगैरह है और कंप्रीहेंशन है, ये सारा कुछ होगा। तो इस तरीके से अंग्रेजी का भी है, आपकी जो पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें 150 अंक होंगे, जिसमें 75 अंक है हिंदी के और 75 अंग्रेजी के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और ABCD वाइज जो होगा, और उसमें 5वां विकल्प भी आपके दिया जाएगा। तो अगर आप 4 में से नहीं भरते तो आपको 5वां विकल्प बनना है और सभी घोड़े वगैरह या जो भी करना है आपको अटेंड करना है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। इस संबंध में ये जो पूरी PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से कोई भी PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी लिपिक ग्रेड 2 यानी कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा के बारे में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा बना, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि संपूर्ण जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।